गाइस 1 अप्रैल 2026 से न्यू इनकम टैक्स एक्ट एंड न्यू इनकम टैक्स रूल्स एप्लीकेबल हो चुके हैं। अब इस नए एक्ट एंड नए रूल्स ने सैलरीड पर्सन एंड पेंशनर्स के टैक्सेशन में काफी सारे चेंजेस किए हैं, जिनका पता आपको जरूर होना चाहिए सो दैट आप फाइनेंशियल ईयर 26-27 की टैक्स प्लानिंग कर पाएं, टैक्स कंप्लायंसेस कर पाएं और अपने हायर टीडीएस को डिडक्ट होने से बचा पाएं। सो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा ज्यादा से ज्यादा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहला चेंज है जो कि सभी के लिए हो रहा है, दैट इज टैक्स ईयर। तो अभी तक होता क्या था कि जैसे हमारा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, फाइनेंशियल ईयर 26-27, इनकम टैक्स एक्ट में इस साल को बोला जाता था प्रीवियस ईयर, और उसका जो नेक्स्ट ईयर होता था जिसमें हम इस साल की आईटीआर को फाइल करते थे, दैट इज 27-28, इसको बोला जाता था असेसमेंट ईयर। तो जो नए टैक्स पेयर्स होते थे उनको काफी ज्यादा कंफ्यूजन होता था कि कौन सा प्रीवियस ईयर, कौन सा असेसमेंट ईयर। अब इस कंफ्यूजन को ही दूर कर दिया गया है। इनकम टैक्स एक्ट 2025 ने इन टर्म्स को हटा दिया है। अब केवल एक ही वर्ड यूज किया जाएगा, टैक्स ईयर। तो इस साल को भी बोला जाएगा इनकम टैक्स एक्ट में टैक्स ईयर, और दूसरा जो साल होगा उसको भी टैक्स ईयर ही बोला जाएगा। दूसरा चेंज हुआ है, एग्जेम्पशन लिमिट को इंक्रीज कर दिया गया है। तो देखिए होता क्या है, सैलरीड पर्सन को ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट काफी सारे अलाउंसेस मिलती हैं, परक्विजिट्स मिलती हैं, जो कि उनकी सैलरी का पार्ट बन जाती हैं और उनकी सैलरी को इंक्रीज कर देती हैं। बट इसमें से कुछ अलाउंसेस एंड परक्विजिट्स ऐसे होते हैं जिनकी उनको एक स्पेसिफाइड लिमिट तक एग्जेम्पशन मिल जाती है, जिससे उनकी टैक्सेबल सैलरी रिड्यूस हो जाती है। तो एग्जेम्पशन जितनी ज्यादा होगी, सैलरीड पर्सन को बेनिफिट भी उतना ही ज्यादा होगा। तो नए इनकम टैक्स रूल्स 2026 ने क्या किया है कि कुछ अलाउंसेस पर एग्जेम्पशन की लिमिट को इंक्रीज कर दिया है। जैसे कि पहला अलाउंस है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस। अगर आपको ये अलाउंसेस मिलती हैं तो इसमें से एग्जेम्पशन मिल जाती थी। कितनी मिलती थी? 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड की। तो एक बच्चे की 1200 रुपए पूरे साल की एग्जेम्पशन मिल जाती थी, और इस केस में मैक्सिमम 2 बच्चों की एग्जेम्पशन मिल जाती है। तो अब क्या मिलती है? 100 रुपए को इंक्रीज करके 3000 रुपए कर दिया पर मंथ पर चाइल्ड। ओके, 2 बच्चों की मैक्सिमम एग्जेम्पशन मिल जाएगी। हॉस्टल अलाउंसेस अगर आपको मिलते थे तो उसमें 300 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड के माइनस हो जाते थे। अब 300 रुपए को बढ़ाकर 9000 रुपए कर दिया गया है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि देखिए ये जो थे ना, यहाँ पर जब ओल्ड इनकम टैक्स रूल्स थे, जब वो 1962 में बने थे, तभी की लिमिट से चली आ रही थी, जो कि आज के हिसाब से काफी कम थी, जिनका मतलब कोई बेनिफिट ही नहीं था एक तरीके से, अगर कोई पर्सन ओल्ड टैक्स रेजिम को ऑप्ट करे तो। अब इन्होंने क्या किया है, नए इनकम टैक्स रूल्स 2026 ने जो फिगर्स है उसको मार्केट रेट पर अलाइन करने की एक कोशिश की है। ओके, तो 300 रुपए से 9000 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड कर दिया गया है। उसके बाद में आता है एचआरए, हाउस रेंट अलाउंसेस। तो अगर आपको हाउस रेंट अलाउंसेस मिलती हैं उसकी भी आपको एग्जेम्पशन मिल जाती है। एग्जेम्पशन कैसे कैलकुलेट होती है? तो एक फॉर्मूला होता है जिसके अकॉर्डिंग आपको एग्जेम्पशन कैलकुलेट करनी होती है। इस फॉर्मूले में सबसे पहले आपको लिखना होता है कि आपको एक्चुअल एचआरए कितना मिला। उसके बाद में आपको लिखना होता है कि आपने कितना रेंट पे किया, क्योंकि जब हम एक्चुअल में रेंट पे करते हैं एचआरए की एग्जेम्पशन तभी मिलती है। एक्चुअल रेंट पेड में से माइनस कर देते हैं 10% ऑफ सैलरी। सैलरी का मतलब बेसिक सैलरी प्लस डीएनएस अलाउंसेस, उसका 10% निकाल लो, रेंट में से माइनस करके जो फिगर आ रही है वो लिख लो। तीसरे नंबर पर आपको लिखना होता है 50% ऑफ सैलरी। सैलरी यहाँ पर बेसिक सैलरी प्लस डीएनएस अलाउंसेस, उसका 50% फिगर निकालो और यहाँ पर लिख लो। 50% आपको कब निकालना होता है? अगर आप दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में रह रहे हैं तो आपको 50% की फिगर निकालनी होती है। इसके अलावा अगर किसी और सिटी में आप रह रहे होते हैं तो आपको सैलरी का बेसिक प्लस डीए का 40% कैलकुलेट करना होता है और फिर लिखना होता है। फिर इन तीनों में से जो भी लोअर होता है उसकी एग्जेम्पशन आपको आपके एचआरए में से मिल जाती है। क्लियर? अब चेंज क्या हुआ है, नए इनकम टैक्स रूल्स 2026 ने क्या किया है, ये 4 सिटीज को भी 50% के ब्रैकेट में इंक्लूड कर दिया है। तो अगर आप बेंगलोर, हैदराबाद, अहमदाबाद और पुणे इनमें भी रहते हैं तो भी आपको 50% ऑफ सैलरी यहाँ पर लिखना होगा। और इनके अलावा मतलब 8 सिटीज हो गई, और इसके अलावा किसी अदर सिटीज में रहे तो 40% की जो पहले मिलती थी उतनी ही एग्जेम्पशन आपको मिलेगी। ठीक है, तो एचआरए का ये चेंज है। उसके बाद में अगर आपको फ्री मील्स मिलती हैं तो 50 रुपए पर मील की एग्जेम्पशन मिल जाती थी, अब आपको 200 रुपए पर मील की एग्जेम्पशन मिलती है। तो अगर आप एक दिन में 2 मील लेते हैं तो 400 रुपए, और लेट्स सपोज 22 वर्किंग डेज काम करते हैं
तो 8800 रुपीज पर मंथ की एग्जामेशन और 12 महीने के हिसाब से लगभग 1,05,000 की एग्जामेशन मिल जाएगी, जो कि आपके अलाउंसेस में से रिड्यूस हो जाएगा इतना अमाउंट। क्लियर। उसके बाद में नॉन कैश गिफ्ट मिलते हैं आपको, कूपन्स है, वाउचर्स है, ये मिलते हैं। तो पहले 5,000 रुपए तक पूरे साल में माइनस होते थे, अब 15,000 रुपए तक माइनस हो जाएंगे आपकी सैलरी में से। इंपॉर्टेंट बात क्या ध्यान रखनी है कि ये जो बेनिफिट है वो आपको ओल्ड टैक्स रेजिम में ही मिलता है। केवल नॉन कैश गिफ्ट जो है उसकी जो एग्जेम्पशन है वो आपको दोनों में मिलती है, ओल्ड में भी एंड न्यू में भी। तो फाइनेंशियल ईयर 26-27 के लिए जब आप अपनी बेनिफिशियल टैक्स रेजिम को ऑप्ट करें, चूज करें, तो आपको ये जो हायर एग्जेम्पशन लिमिट्स हैं इनको कंसीडर करके चलना है। क्योंकि देखिए हो सकता है कि अभी तक आप न्यू टैक्स रेजिम से अपनी आईटीआर को फाइल करते आ रहे हो, बट अब क्योंकि ये हायर एग्जेम्पशन लिमिट है जिसका बेनिफिट ओल्ड टैक्स रेजिम में मिलता है, तो हो सकता है अब से फाइनेंशियल ईयर 26-27 से आपके लिए ओल्ड टैक्स रेजिम ज्यादा बेनिफिशियल हो जाए। दूसरी बात, इसका बेनिफिट आपको तभी मिलेगा जब ये अलाउंसेस आपकी सैलरी स्ट्रक्चर का पार्ट हो, आपकी सैलरी स्लिप में क्लियरली शो हो रहे हो। अगर शो हो रहे हैं तो ही ये अलाउंसेस का बेनिफिट मिलेगा, अगर शो नहीं हो रहे और अगर पॉसिबल हो तो आप अपने एचआर से रिक्वेस्ट करके अप्रैल मंथ में ही इसको अपनी सैलरी स्ट्रक्चर का पार्ट बनवा सकते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको ओल्ड टैक्स रेजिम ऑप्ट करनी है तो अप्रैल मंथ में ही आप अपने एम्प्लॉयर को इन्फॉर्म कर दीजिए, अदरवाइज वो आपका टीडीएस न्यू टैक्स रेजिम के अकॉर्डिंग बाय डिफॉल्ट न्यू टैक्स रेजिम से आपके टीडीएस को कैलकुलेट कर लेंगे और उसी अकॉर्डिंग आपका टीडीएस डिडक्ट होगा। और हो सकता है ओल्ड टैक्स रेजिम में आपका टीडीएस कम डिडक्ट हो रहा हो, उसमें कम टैक्स लग रहा हो, तो आपका हायर टीडीएस डिडक्ट हो जाएगा। तो अप्रैल मंथ में ही अभी से ही आपको चीजें डिसाइड करनी है और अपने एम्प्लॉयर को इन्फॉर्म करना है अपने टैक्स को सेव करने के लिए। क्लियर। तो अभी तक हमने बात की थी बेनिफिट्स की, जो कि हमको न्यू इनकम टैक्स एक्ट एंड रूल से मिल रहे थे, बट इसके कुछ ड्रॉबैक भी हैं। ड्रॉबैक क्या है कि जो आपको कार परक्विजिट्स मिलते थे, ठीक है, जब एम्प्लॉयर आपको आपके पर्सनल यूसेज के लिए कार देता था, कार कैसे, अगर उसकी इंजन कैपेसिटी 1.6 लीटर से कम है तो 1,800 रुपए पर मंथ आपकी सैलरी में इंक्लूड कर दिए जाते थे और ड्राइवर भी दिया जाता था, 900 रुपए पर मंथ आपके इंक्लूड कर दिए जाते थे। अब परक्विजिट्स की जो वैल्यू है उसको इंक्रीज कर दिया गया है, लगभग ट्रिपल कर दिया गया है। अब 5,000 रुपए पर मंथ इंक्लूड होंगे और ड्राइवर के लिए 3,000 रुपए पर मंथ आपकी सैलरी में इंक्लूड होंगे। इसके अलावा अगर 1.6 लीटर की इंजन से बड़ी की कार है तो उस वाले केस में 2,400 रुपए पर मंथ का परक्विजिट मिलता था, 900 रुपए ड्राइवर, वो तो सेम है। ओके, अब यहाँ पे 7,000 रुपए पर मंथ परक्विजिट जो है वो ऐड हो जाएंगे और 3,000 रुपए ड्राइवर की सैलरी भी ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पर परक्विजिट की वैल्यू को इंक्रीज कर दिया है और ये जो है वो दोनों ही रिजीम में, ओल्ड टैक्स रेजिम में और न्यू टैक्स रेजिम में। तो इससे क्या होगा, आपकी टैक्सेबल सैलरी इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पर ड्रॉबैक है आपके लिए। एचआरए के रूल्स में चेंज हुआ है, तो पहला चेंज क्या है, 50% वाला, जिसमें 4 सिटीज इंक्लूड कर लिया, वो अभी हमने डिस्कस कर लिया था। दूसरा चेंज क्या है कि जब हम अपनी एचआरए की इंफॉर्मेशन अपने एम्प्लॉयर को देते हैं फॉर्म फिल करके कि हमने कितना रेंट पे किया, किसको पे किया, उस वाले केस में उस फॉर्म में अब आपको बताना होगा कि अगर आपका लैंडलॉर्ड कोई रिलेटिव है, क्या रिलेटिव है, तो अपना जो रिलेशन है वो मेंशन करना होगा। तो होता क्या है कि हम अपने टैक्स सेविंग के लिए अपने पेरेंट्स को या फिर अपने स्पाउस को रेंट शो कर देते हैं एचआरए के एग्जेम्पशन के लिए, विच इज लीगल, इलीगल नहीं है, इसमें कुछ लॉ में अलाउड है, बट आपको अब क्या है बताना होगा फॉर्म में रिलेशनशिप। पेन ऑफ लैंडलॉर्ड देना होगा, 1 लाख से ज्यादा का रेंट पे करते हैं तो यहाँ पे लैंडलॉर्ड का पेन पहले भी देना होता था, अभी भी देना होगा। रेंट एग्रीमेंट देना होगा, और जिस फॉर्म में हम इंफॉर्मेशन देते हैं वो फॉर्म होता था 12BB, जिसमें अगर आप ओल्ड टैक्स रेजिम ऑप्ट कर रहे हैं तो सारे इन्वेस्टमेंट की इंफॉर्मेशन, एचआरए की इंफॉर्मेशन और लीव ट्रेवल अलाउंसेज हैं, होम लोन लिया है, उसकी इंफॉर्मेशन जाती थी पहले फॉर्म 12BB में। अब ये फॉर्म चेंज हो गया, फॉर्म 124 हो गया है। सेकेंड चेंज हुआ है डिसेबिलिटी पेंशन के केस में। तो अगर आप आर्म्ड फोर्सेस के पर्सनल हैं, ड्यूटी परफॉर्म करते दौरान अगर कोई डिसेबिलिटी हो गई तो उसके बाद में आपको डिसेबिलिटी पेंशन मिलती थी रिटायरमेंट के बाद में, तो वो फुली एग्जेम्प्ट होती थी। बट अब फाइनेंशियल ईयर 26-27 से डिसेबिलिटी पेंशन केवल तभी एग्जेम्प्ट होगी जब आप रिटायर ही इसलिए हुए हो डिसेबिलिटी की वजह से, क्योंकि आप अपनी ड्यूटी को परफॉर्म नहीं कर पाएंगे और इसीलिए आपको रिटायर किया गया हो। अगर आपने वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया है, सुपर एन्युएशन रिटायरमेंट लिया है और उसके बाद में आपको डिसेबिलिटी पेंशन मिलती है तो वो एग्जेम्प्ट नहीं होगी
फिर वो फुली टैक्सेबल होगी। तो ये भी आपके लिए एक ड्रॉबैक है। अब बात करते हैं सैलरीड पर्सन्स ने अगर इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो क्या चेंज हुए हैं। तो देखिए, अगर आपने सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो पहले क्या होता था कि जब मैच्योरिटी तक आप होल्ड करते थे उसके बाद में सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स का जो अमाउंट था वो फुली एग्जेम्प्ट होता था हर केस में। बट अब एग्जेम्प्ट तभी होगा जब आपने वो आरबीआई के ओरिजिनल इश्यूड गोल्ड बॉन्ड्स को परचेज कर रखा हो, जो सीरीज ओरिजिनली इश्यू हुई थी उसको परचेज किया है आपने। अगर आपने सेकेंडरी मार्केट से या लोकल मार्केट से सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स को परचेज किया हुआ है तो फिर मैच्योरिटी के बाद वो एग्जेम्प्ट नहीं होंगे, आपको टैक्स पे करना होगा। उसके बाद में अगर आप कंपनी के शेयर्स को होल्ड करते हैं, शेयर्स में इन्वेस्टमेंट आपने कर रखा है, तो देखिए होता क्या है, जब वो कंपनी अपने शेयर्स को वापस परचेज कर लेती है तो उसको बोला जाता है बायबैक ऑफ शेयर्स। इसके टैक्सेशन में चेंज हुआ है। तो पहले क्या होता था, जो कंपनी का जो आपको सेल प्राइस है, शेयर्स का सेल प्राइस है, वो आपके हैंड्स में डिविडेंड इनकम माना जाता था और शेयर्स की जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होती थी वो आपके हैंड्स में कैपिटल लॉस हो जाता था। 1 अप्रैल 2026 से क्या होगा, शेयर्स की सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, ये जो हुआ आपका कैपिटल गेन, और ये आपकी कैपिटल गेन इनकम बन जाएगी और इस पर आपको टैक्स पे करना होगा, कैपिटल गेन टैक्स आपको पे करना होगा। इसके बाद शेयर से अगर आपको डिविडेंड मिलता है या फिर म्यूचुअल फंड की इनकम होती है तो वो आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाकर टैक्सेबल हो जाती है। बट अगर आपने इन शेयर्स को या म्यूचुअल फंड्स को बाय करने के लिए लोन दिया था और आप इसकी इंटरेस्ट पे करते हैं तो ये आपका खर्चा होता है, तो इस इनकम में से ये जो इंटरेस्ट का एक्सपेंडिचर था माइनस हो जाता था, तो आपको रिड्यूस्ड इनकम पर टैक्स पे करना होता था। बट अब 1 अप्रैल 2026 से क्या होगा, इस एक्सपेंडिचर की डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी और पूरी की पूरी डिविडेंड और म्यूचुअल फंड का जो अमाउंट है उस पर आपको टैक्स पे करना होगा। तो ये भी आपके लिए एक लॉस हो गया। उसके बाद में अगर आप एनआरआई से प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो फिर आपके लिए एक बेनिफिट दिया गया है। क्या होता है कि अगर हम एनआरआई से प्रॉपर्टी को परचेज करते हैं तो टीडीएस डिडक्ट करने के बाद में हमें नेट अमाउंट पे करना होता है, और टीडीएस को डिडक्ट करने के लिए, डिपॉजिट करने के लिए सैलरीड पर्सन को 10 नंबर के लिए अप्लाई करना होता था, जो कि कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हो जाता था। बट 1 अप्रैल 2026 से आप अपने पैन नंबर से भी टीडीएस को डिडक्ट एंड डिपॉजिट कर सकते हैं, आपको 10 के लिए अप्लाई नहीं करना होगा। उसके बाद में टीडीएस की रेट्स को रिड्यूस कर दिया गया है। तो देखिए होता क्या है, अगर आप फॉरेन घूमने जाते हैं तो उस वाले केस में आप 10 लाख तक का पैकेज बुक करते थे तो 5% की रेट से आपको टीसीएस, एक एक्स्ट्रा टैक्स होता है जो अपने पैकेज के साथ में पे करना होता था, और 10 लाख से ज्यादा का पैकेज बुक करते थे तो आपको 20% की रेट से टीसीएस पे करना होता था। अब टीसीएस की रेट को रिड्यूस कर दिया गया है, 2% की रेट से आपका पैकेज अमाउंट कोई भी हो, 2% की रेट से आपको टीसीएस पे करना होगा अपने पैकेज पर। तो फॉरेन घूमना के लिए सस्ता हो गया। उसके बाद में अगर आप फॉरेन पैसा भेजते, किसके लिए, एजुकेशन पर्पस के लिए या फिर मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, अगर आप फॉरेन पैसा भेजते थे 10 लाख तक तो आपको कोई टीसीएस नहीं देना होता था। 10 लाख से ज्यादा का अमाउंट आप भेजते थे तो आपको 5% की रेट से एक्स्ट्रा टैक्स, जिसको टीसीएस बोलते हैं, वो भी आपको देना होता था। अब इसका अमाउंट भी रिड्यूस कर दिया गया है, 10 लाख तक तो कोई टीसीएस नहीं है, 10 लाख के ऊपर 5% की जगह 2% का टीसीएस लगेगा। तो बाहर फॉरेन में पढ़ना और फॉरेन में मेडिकल ट्रीटमेंट कराना भी अब अफोर्डेबल हो जाएगा। इसके बाद में अगर आपको मोटर एक्सीडेंट पे कंपनसेशन मिलता था, ओके, और उस कंपनसेशन के साथ में इंटरेस्ट मिलती थी, तो वो इंटरेस्ट आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाकर टैक्सेबल हो जाती थी, और वो जो इंटरेस्ट मिलती थी उस पर टीडीएस भी डिडक्ट होता था। अब 1 अप्रैल 2026 से क्या कर दिया गया है कि ये जो इंटरेस्ट है वो क्या हो जाएगी, टैक्स फ्री हो जाएगी। और जब इंटरेस्ट टैक्स फ्री है, इनकम ही टैक्स फ्री है, तो टीडीएस की कोई बात ही नहीं है, तो इनकम भी टैक्स फ्री हो गई और टीडीएस भी अब उस पर डिडक्ट नहीं होगा। इसके बाद में पैन कार्ड के रूल्स में भी आपके लिए चेंज हुए हैं, जो रेलिवेंट चेंजेस है वो मैं आपको बता रही हूँ। अगर आप प्रॉपर्टी परचेज करती है तो 10 लाख से ज्यादा की प्रॉपर्टी पर आपको पैन कार्ड देना होता था, अब 20 लाख से ज्यादा की प्रॉपर्टी परचेज करने पर पैन कार्ड देना होगा। कैश डिपॉजिट करते हैं बैंक में तो पहले एक बार में 50,000 से ज्यादा कैश डिपॉजिट करते थे तो आपको पैन देना होता था। अब पूरे फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख से ज्यादा इन एग्रीगेट अगर आप कैश डिपॉजिट करते हैं तो पैन कार्ड बैंक आपसे मांगेगी। अगर आप कैश विड्रॉल करते थे तो पहले पैन कार्ड की कोई लिमिट नहीं थी, अब क्या है, 10 लाख से ज्यादा इन एग्रीगेट अगर आप विड्रॉल कर देते हैं तो आपको पैन देना होगा। मोटर व्हीकल अगर आप परचेज करते थे तो 2 व्हीलर पर पैन कार्ड नहीं देना होता था, बट 4 व्हीलर अगर आप परचेज करते थे तो आपको लगभग हर केस में पैन कार्ड देना होता था। अब 5 लाख से ज्यादा का मोटर व्हीकल परचेज कर रहे हैं, 2 व्हीलर या 4 व्हीलर, तो उस वाले केस में आपको पैन कार्ड अब देना होगा।
अगर आप कोई होटल का, रेस्टोरेंट का, बैंकेट हॉल का या किसी इवेंट और मैनेजमेंट का पेमेंट करते हैं, बिल का पेमेंट करते हैं, 50,000 से ज्यादा में पहले पैन कार्ड देना होता था। अब अगर आप 1 लाख से ज्यादा का पेमेंट कर रहे हैं तो आपको पैन कार्ड देना होगा। अगर आप इंश्योरेंस पॉलिसी पहले पे करते थे, 50,000 से ज्यादा का प्रीमियम पे करते थे, तभी आपको पैन कार्ड देना होता था। अब आप इंश्योरेंस से रिलेटेड कोई भी ट्रांजेक्शन करें, आपको लगभग हर ट्रांजेक्शन में अपना पैन कार्ड भी देना होगा। उसके बाद रिवाइज्ड आईटीआर की ड्यू डेट में चेंज हुआ है, तो आईटीआर फाइल करने की ड्यू डेट सेम है, आपको 31 जुलाई तक अपनी आईटीआर को फाइल करना है। अगर आप 31 जुलाई मिस कर जाती हैं तो आप 31 दिसंबर तक बिलेटेड आईटीआर को फाइल कर सकते हैं। अगर 31 जुलाई तक फाइल की या 31 दिसंबर तक बिलेटेड आईटीआर फाइल की, इसमें कोई मिस्टेक हो जाती है, कोई एरर, कोई ओमिशन हो जाती है, तो आप 31 दिसंबर तक अपनी आईटीआर को रिवाइज कर सकते थे, गलती को सुधार सकते थे। अब क्या कर सकते हैं, आप 31 दिसंबर के 3 महीने बाद 31 मार्च तक भी आप अपनी आईटीआर को रिवाइज कर सकते हैं। बट इस वाले केस में आपको अब लेट फीस भी साथ में पे करनी होगी। फीस कितनी पे करनी होगी, अगर 5 लाख रुपए तक की इनकम है आपकी तो 1,000 रुपए के साथ आईटीआर रिवाइज होगा। 5 लाख से ज्यादा की इनकम है तो 5,000 रुपए के साथ आईटीआर रिवाइज होगा। तो इससे अच्छा है कि आप 31 दिसंबर ही मानकर चलें अपनी आईटीआर को रिवाइज करने की डेट, अदरवाइज आपको फीस देकर अपनी आईटीआर को रिवाइज करना पड़ेगा। इसके बाद में इनकम टैक्स रूल्स ने सारे के सारे फॉर्म्स को चेंज कर दिया है। आपके लिए जो रेलिवेंट फॉर्म्स है वो आप समझ लीजिए। अभी तक आपको अपने एम्प्लॉयर से फॉर्म 16 मिलता था, अब फाइनेंशियल ईयर 26-27 के लिए नेक्स्ट ईयर जो फॉर्म मिलेगा वो फॉर्म 130 मिलेगा। एम्प्लॉयर जो भी परक्विजिट्स आपको दे रहा है उसकी डिटेल फॉर्म 12B में होती थी, अब फॉर्म 123 में होगी। फॉर्म 26 होता था टीडीएस टीसीएस की डिटेल्स जिसमें सारी शो होती थी, अब फॉर्म 168 हो जाएगा। फॉर्म 12B होता है अगर आपने 1 साल में 1 से ज्यादा एम्प्लॉय के पास वर्क किया है तो उस वाले केस में आप करंट एम्प्लॉयर को फॉर्म 12B देकर उसकी जो आपका अदर कोई एम्प्लॉयर है या पास्ट एम्प्लॉयर है उस साल में उसकी डिटेल्स आप फॉर्म 12B में देते थे, अब आप फॉर्म 122 में दे पाएंगे। फॉर्म 12B होता है जिसमें आप एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस की, इन्वेस्टमेंट की फुल इंफॉर्मेशन अपने एम्प्लॉयर को देते हैं जिससे एम्प्लॉयर आपके टीडीएस को कैलकुलेट कर पाए, जो कि अभी हमने एचआरए वाले पॉइंट में डिस्कस भी किया था। फॉर्म 12BB की जगह फॉर्म 124 हो गया है। फॉर्म 12BA होता है अगर आपकी एज 75 साल या उससे ज्यादा है, आपको पेंशन की इनकम मिल रही है, इंटरेस्ट इनकम मिल रही है और एक ही बैंक अकाउंट में मिल रही है, तो आप बैंक के पास जाकर फॉर्म 12BA सबमिट कर सकते थे, जिस केस में बैंक ही आपका आईटीआर फाइल कर देती थी, आपको आईटीआर फाइल करने की भी कोई जरूरत नहीं होती थी। अब आप बैंक के पास जाकर फॉर्म 125 देंगे। फॉर्म 15G और 15H होता है नॉन सीनियर सिटीजन के केस में 15G, सीनियर सिटीजन के केस में 15H, जिससे आपकी फिक्स डिपॉजिट की इंटरेस्ट इनकम पर टीडीएस डिडक्ट ना हो अगर आपकी टोटल इनकम 4 लाख रुपए तक है और इस वाले केस में 12 लाख रुपए तक है। अब आप फॉर्म 121 सबमिट करेंगे। फॉर्म 16A होता है जैसे बैंक में अगर आपके फिक्स डिपॉजिट की इंटरेस्ट है उस पर टीडीएस डिडक्ट हो रहा है तो बैंक आपको पहले फॉर्म 16A देती थी, अब फॉर्म 131 दिया करेगी। इसके अलावा अगर हम स्लैब रेट को देखें तो कोई भी चेंज नहीं है, जो फाइनेंशियल ईयर 25-26 की स्लैब रेट थी सेम फाइनेंशियल ईयर 26-27 की भी स्लैब रेट होंगी। ओल्ड टैक्स रिजीम ऑप्ट करते हैं तो 60 साल से कम की एज है 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, 5 लाख से 10 लाख तक 20%, 10 लाख से ज्यादा 30%। सीनियर सिटीजन है 60 साल से 80 साल की एज है तो 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। ओल्ड टैक्स रिजीम में 3 लाख से 5 लाख फिर सेम स्लैब चलेगी 5%, 5 से 10 20% और 10 से ज्यादा 30%। सुपर सीनियर सिटीजन है 80 साल या उससे ज्यादा की एज है तो 5 लाख तक कोई टैक्स पे नहीं करना होता। ओल्ड रिजीम में 5 से 10 पर 20% और 10 से ज्यादा पर 30%। सेम है 26-27 के लिए भी। और न्यू टैक्स रिजीम को ऑप्ट करती हैं तो 4 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं है। यहाँ पर आपको एज वाइज जो है क्राइटेरिया नहीं दे रखा, कोई भी एज हो एक ही स्लैब रेट यहाँ पर चलती है। 4 लाख पर कोई टैक्स नहीं, उसके बाद में 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 24 लाख से ज्यादा पर 30% की रेट से जो है टैक्स पे आपको करना होगा। तो ये थी की चेंजेस की कंप्लीट वीडियो जो कि एक सैलरीड एंड पेंशनर्स के लिए रेलिवेंट होने वाली है फाइनेंशियल ईयर 26-27 से। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए, और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा ज्यादा से ज्यादा अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में। और चैनल पर नई है, सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पर हम लेटेस्ट अपडेट्स एंड इन्फॉर्मेशन को टाइम टू टाइम शेयर करते रहते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।